कराची के रहने वाले जानते हैं कि हम लोग समंदर देख देख कर थक चुके होते हैं, तो हम लोग ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों को एंजॉय करते हैं बल्कि ये इलाके हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं होते। ये वाकया अराउंड कोई 94 या 95 का होगा। हम दोस्त बीए के पेपर देकर फारिग बैठे थे और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो हम 5 दोस्तों ने यही सुलह मशवरा किया कि यार रिजल्ट आ गया तो कोई जॉब पर लग जाएगा, कोई अपने बिजनेस में, तो सेलिब्रेशन के तौर पे एक आखिरी ट्रिप किया जाए। खैर जी, प्लान रेडी हो गया। हमारा एक दोस्त था जिसके अंकल का मरी में एक हट था। अब चूंकि कॉलेज टाइम था, पैसे तो इतने होते नहीं थे, तो होटल के किरायों से बचने के लिए यही प्लान बनाया कि अंकल के फ्री हट में ही रहा जाए। उस दोस्त ने जब अंकल से बात की तो वो राजी हो गए और उन्होंने चाबियां दे दी। खैर हम लोग कराची से रवाना हुए और इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंचकर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाकर फारिग हुए तो रात के 9 बज रहे थे। गालबन दिसंबर जनवरी का ही टाइम होगा। इतनी शदीद सर्दी थी कि कुल्फी जमा रही थी, और हम कराची वालों को तो सर्दी कुछ लगती भी ज़्यादा है क्योंकि कराची में इतनी सर्दी पड़ती नहीं है। जब हम लोगों ने टैक्सी ड्राइवर से मरी जाने का रेंट पूछा तो उसने कई गुना ज़्यादा रेंट बताया। हम लोगों ने जब इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि ये सीज़न टाइम है, इसमें स्नो फॉलिंग देखने के लिए बहुत सयाह मरी का रुख करते हैं, बस इसीलिए रेंट बढ़ जाता है। मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि बजाय टैक्सी करने के एक गाड़ी रेंट पर ले ली जाए, ताकि अगर हमने मरी से आगे भी घूमने जाना हो तो कम से कम हमारे पास अपनी गाड़ी हो। अगर टैक्सियों के चक्कर में रह गए तो जितने पैसे हम लाए थे सब टैक्सी में ही खर्च हो जाते। हमने एक रेंट कार वाले से बात की और उससे एक छोटी गाड़ी रेंट पर ले ली। अब हम लोग जो मरी रोड पर चढ़े उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। मैं आप दोस्तों को जब की बात बता रहा हूँ, उस ज़माने में मरी की रोडें ऐसी ना थी जैसी अब बन चुकी हैं। बहुत तंग रोडें थीं, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाइयाँ। ऊपर से हमारा दोस्त ड्राइवर, वो भी शपाटर किस्म का था। वो इतने खौफनाक तरीके से खाई के साथ साथ गाड़ी चला रहा था कि 2-3 दफ़ा गाड़ी मोड़ते हुए हम सब ने कलमा पढ़ लिया था। हम लोग अभी चंद किलोमीटर ही चढ़े होंगे, हमें दोनों तरफ बर्फ नजर आने लगी। सड़क तो साफ थी लेकिन सड़क के दोनों अतराफ बर्फ ही बर्फ थी। गाड़ियों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। हम तो हैरान हो रहे थे कि टैक्सी वाला कह रहा था कि ये सीजन टाइम है और हमें अभी तक सिर्फ एक गाड़ी नजर आई थी। हम उस घुप अंधेरे में गाड़ी भगाते हुए जा रहे थे। कोई आज के ज़माने की तरह ना नेविगेशन था, ना रास्तों का पता लग रहा था, और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था कि जिससे हम रास्ता पूछ सकें। ऊपर से हमारा शपाटर दोस्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और गाड़ी को भगाए जा रहा था। फिर हम लोग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां से 2 रोडें जा रही थी। ये हम लोगों का पहला मरी का ट्रिप था। हम यहाँ के रास्तों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। मैंने अपने शपाटर से कहा भी कि 2 मिनट वेट कर लो, अभी कोई गाड़ी आएगी तो उससे रास्ता पूछ लेंगे, लेकिन शपाटर ने मेरी एक ना सुनी और बगैर रास्ते के जाने ही एक रोड की तरफ टर्न ले लिया। ये तो बिल्कुल जंगल लग रहा था। हम 10-15 मिनट उस रोड पर चलते रहे और उसके बाद वो रोड एक जगह जाकर बिल्कुल बंद हो गई।
वहां से बस सिर्फ एक सड़क पहाड़ की तरफ जा रही थी और लग रहा था कि जैसे किसी का ऊपर घर है। हमने वो घर देखा नहीं था, सिर्फ अंदाजा लगाया था। मेरा शपाटर दोस्त अब ठंडा हो चुका था और अब सबसे मशवरे कर रहा था कि क्या करना चाहिए। मैंने एक छोटा सा मुक्का उसकी कमर पे मारा और कहा कि जब मैं पहले तुझे कह रहा था उस टाइम तो तू रुका नहीं, और अब जब फंस गया है तो सबसे मशवरे कर रहा है। मेरी बात पर सारे ही दोस्त हंसने लगे और यही फैसला हुआ कि गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आसपास किसी को ढूंढते हैं ताकि आगे का रास्ता मालूम हो सके। जब हम लोग बाहर निकले तो हमारी तो वैसी ही कुल्फी जमने लगी। इस सर्दी में भला कौन हमें बाहर मिल सकता था। अब क्योंकि हमारा कैंपिंग का भी इरादा था तो हमने कोयले की बोरी गाड़ी में रखवा ली थी। बस फिर हमने कोयले निकाले, उनको पत्थरों के ऊपर जमा किया और उनको सुलगाने लगे। कुछ देर बाद ही कोयले जल गए। हम लोग उन कोयलों के इर्द गिर्द बैठ गए और हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। चाय भी हमारे पास अवेलेबल थी, थर्मोस में बनवा के लाए हुए थे। अब आग भी थी, चाय भी थी, दोस्त भी थे। एक महफिल का सा समा बन गया था। आसपास इतना सन्नाटा था, हमारी इस महफिल ने उस सन्नाटे को भी दूर कर दिया था। मेरा एक दोस्त करीब से सूखी लकड़ियां भी ले आया था और लकड़ियां भी आहिस्ता आहिस्ता जलने लगी थी। इसका ये फायदा हुआ था कि अब थोड़ी रोशनी भी हो गई थी। हम दोस्तों ने यही प्लान बनाया था कि अगर कोई आ जाता है तो उससे रास्ता पूछ लेंगे, नहीं तो रात यहीं गुजार लेंगे। हमने गाड़ी की लाइट्स जलाकर उनका रुख पहाड़ की तरफ किया हुआ था। वो पहाड़ी इलाका था और वहां पर जंगली जानवर भी होते थे। अभी हम लोगों को वहां बैठे 1 घंटा ही गुजरा था कि हमें महसूस हुआ कि जो सामने पहाड़ है उसके दरख्त पर हिलजुल हो रही है। हम लोग समझे कि अक्सर रात को दरख्तों पर जो परिंदे होते हैं उनके उड़ने और हिलने से भी दरख्त में हलचल पैदा होती है। हम लोगों ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी और उस लाइट की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा रोशन हो गया था और उस हिस्से में वो दरख्त भी शामिल था जहां पर वो हलचल हो रही थी। वो हलचल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब उस आवाज से हम लोगों में डर पैदा हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई जंगली जानवर हो। इसी वजह से हम सब दोस्तों ने एक एक लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया कि अगर कोई हमला होता है तो अपना बचाव कर सके। मैंने जब उस दरख्त की तरफ गौर किया जहां से वो आवाज आ रही थी तो मुझे वहां काले बालों की एक झलक नजर आई। ऐसा लग रहा था कि लंबे लंबे बाल दरख्त में से लटक रहे हैं। मैंने बाकी दोस्तों की भी तवज्जो उस तरफ करवाई तो उनको भी यही महसूस हुआ। अब हम 5 दोस्तों का फोकस वो दरख्त ही था और हम लोग उसी तरफ देख रहे थे। तभी हमें लगा कि जैसे वो बाल नीचे आ रहे हैं और जमीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर उसके साथ ही ऐसा लगा कि जैसे कोई दरख्त से उतर रहा है। उसका जिस्म हमें नजर आया। जितने लंबे उसके बाल थे इससे तो यही अंदाजा हो रहा था कि वो कोई औरत थी। फिर वो दरख्त से उतरकर ऐसे खड़े हो गई जैसे कुबड़ा शख्स खड़ा होता है, यानी उसके दोनों हाथ भी जमीन पर लगे हुए थे और दोनों पैर भी, जबकि चेहरा उसका बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं था क्योंकि चेहरे के आगे उसके लंबे लंबे बाल थे। हालांकि उसके चेहरे पर इतने बाल थे लेकिन उसका रुख ऐसा ही था
कि जैसे उन बालों के पीछे से वो हमारी तरफ ही देख रही हो। मैं जोर से चीखा कि निकलो यहां से। हम सब दोस्त चुके गाड़ी के बिल्कुल साथ ही बैठे थे। हम लोगों ने तकरीबन छलांगे लगाई और गाड़ी में बैठ गए। शपाटर ने गाड़ी स्टार्ट की और फुल एक्सीलेटर दबा दिया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत हमारे पीछे आ रही थी, लेकिन उसका भागने का अंदाज ऐसा था कि जैसे गोरिल्लों का होता है। भागते हुए उसके दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर लग रहे थे। मैंने शपाटर को एक गंदी सी गाली देते हुए कहा कि पहले तो तू इतनी तेज चला रहा था, और अब जब तेज चलाने का मौका है तो तेरी गाड़ी आहिस्ता चल रही है। डर के मारे हम सबकी हालत खराब हो रही थी। मेरे साथ जो दोस्त बैठा था वो मुझे कहने लगा कि सलमान, जितनी तेज हम गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा ना हो कि इस औरत से तो बच जाएं, लेकिन गाड़ी खाई में गिर जाए। अभी हम 1 किलोमीटर ही चले होंगे कि हमें रोड के ऊपर एक लालटेन जलती हुई नजर आई। हमने जब वहां गाड़ी रोकी तो वो एक चाय का छोटा सा खोखा था और चाय वाला बंदा भी नजर आ रहा था। हमने जल्दी से वहीं गाड़ी पार्क की और उस बंदे के पास चले गए। वो बंदा हमारी हालत देखकर खुद घबरा गया और हमसे पूछने लगा कि बाबूजी खैरियत है, इतने घबराए हुए क्यों हो। हमने वो वाकया उसको बता दिया। उसने हमें बैठने के लिए कहा, लेकिन हम लोग अभी भी डरे हुए थे और पीछे की तरफ ही देख रहे थे कि कहीं वो आ तो नहीं रही। लेकिन जब काफी टाइम गुजर गया और उस औरत का कोई भी हमें नामो निशान नजर ना आया, तो हम लोग वहीं कुर्सियों पर ढेर हो गए। वो चाय वाला भी हमारे पास आकर बैठ गया। उसने हमें चाय और बिस्किट दिए। वो चाय बिस्किट खाकर जब हमारे कुछ होश बहाल हुए, तब हमने उससे पूछा कि बाबा जी, ये माजरा क्या है। उस चाय वाले बाबा जी ने बताया कि यहाँ पे अक्सर ऐसे वाकया सुने हैं और बहुत सारे लोगों ने उस औरत को देखा भी है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ खाइयों में गिरी थी वो भी इसी औरत की वजह से गिरी थी, क्योंकि इस औरत को देखकर लोगों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। अब चूंकि वो लोग बचे ही नहीं, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। हमने उन बाबा जी से अपने हट के बारे में पूछा और उनसे कहा कि हमें आगे का रास्ता गाइड कर दें। तब वो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर आप लोग बुरा ना मनाओ तो आपका हट अभी भी 1 घंटा दूर है। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो आप रात मेरे घर में ही क़याम कर लो। मेरा घर यहाँ से बहुत करीब है। बाबा जी की तजवीज़ काफ़ी माकूल थी, तो हम सब इस पर तैयार हो गए। उन बाबा जी का घर था तो छोटा, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने हमें चारपाई पर सुलाया और खुद ज़मीन पर सो गए। बीवी बच्चे उनके थे नहीं। खैर, सुबह जब हम लोग उठे तो उन बाबा जी ने हमें नाश्ता करवाया। हमने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ये जो औरत सबको नजर आती है, आखिर ये है कौन। वो बाबा जी बताने लगे कि बेटा, ये पहाड़ी और सुनसान इलाका है और जन्नात की रहने की पसंदीदा जगह भी। अब चूंकि हम लोग इनके घरों में दाखिल हो गए हैं, तो उनका अपने आप को जाहिर करना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। हमने उन बाबा जी से कहा कि अब आगे का रास्ता आप ही हमें बताएं, बल्कि अगर हो सके तो हमें उस हट तक ले जाएं। तब वो बाबा जी हमें मशवरा देने लगे कि बेटा, अगर हो सके तो तुम माल रोड पर किसी होटल में क़याम कर लो या किसी और आबादी वाली जगह पर।
क्योंकि तुम लोग जो हट का एड्रेस बता रहे हो वो तो बहुत सुनसान जगह है और उसके तो आसपास कोई आबादी भी नहीं है। अब तुम लोगों के साथ पहले भी एक वाकया हो चुका है, तो मजीद रिस्क ना लो। अब हमारे दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि शायद ये बाबा जी होटल वालों के एजेंट हैं और इसलिए हमें होटल लेने का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि मरी में ऐसे एजेंट्स का होना कोई नई बात नहीं थी। होटल वाले इन लोगों को कस्टमर्स लाने पर बहुत अच्छी कमीशन देते थे। हमने ये बात उन बाबा जी से तो ना कही, लेकिन उनसे कहा कि बस आप हमें उस हट तक छोड़ाएं। अब बाबा जी आगे आगे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और हम उनके पीछे पीछे गाड़ी में उनको फॉलो कर रहे थे। 1-1.25 घंटा चलने के बाद हम लोग अपने मतलूबा हट पर पहुंच गए और वाकई जैसे बाबा जी ने कहा था कि वो हट बहुत सुनसान जगह पर था और उसके आसपास बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। खैर, हमने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और उनको कुछ पैसे देकर वापस भिजवा दिया। वो हट काफी अच्छी हालत में था, क्योंकि उस दोस्त के अंकल हर साल गर्मियों में यहाँ आते थे, लेकिन सर्दियों में आने का ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। उन अंकल ने मंथली बेसिस पे एक मुलाजिम भी वहाँ रखा हुआ था जो यहाँ की सफाई वगैरह कर जाता था। उसको हमारे आने की कोई इत्तला ना थी, इसलिए वो सुबह सफाई करके चला गया था। हमने हट खोला और अपना सामान अंदर रख दिया। सामान रखकर हम लोग दोबारा गाड़ी में बैठे और माल रोड की तरफ चले गए। 4-5 घंटे हम लोगों ने माल रोड पर गुजारे। उसके बाद हाइकिंग के लिए निकल गए। इतनी सैर तफरीह करने के बाद हम लोग रात 10 बजे अपने हट पर पहुंचे। रात का खाना हम लोगों ने माल रोड पर ही खा लिया था। अब बस प्लान ये था कि हट में जाएंगे, कोयले जलाएंगे और बस सो जाएंगे। थकन के मारे बुरी हालत थी हमारी। हमने हट पहुंचते ही कोयले सुलगा लिए और कोई बेड पर लेट गया और कोई सोफे पर। जिसको जहां जगह मिली उसने कब्जा कर लिया और लेटते ही हम चंद लम्हों में ही सो गए। रात अचानक मेरी बहुत शदीद ठंड से आंख खुली। मैं उठकर बैठ गया और घड़ी की तरफ देखने लगा जहां रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने सामने चिमनी की तरफ देखा तो वहां कोयले बुझे पड़े थे। वहां हट पर लाइट तो थी नहीं, तो हम लोगों ने इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। मैं उस इमरजेंसी लाइट को लेकर चिमनी की तरफ गया तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उन कोयलों के ऊपर किसी ने पानी फेंका हुआ था। वो कोयले बिल्कुल गीले हो रहे थे। इतनी ज्यादा ठंड थी अंदर कि मुझे तो डर लगा कि कहीं किसी को हाइपोथर्मिया ना हो गया हो, क्योंकि मैं सब दोस्तों को आवाजें दे रहा था लेकिन कोई भी नहीं उठ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से चलता हुआ एक दोस्त के पास गया, उसको हिलाया जुलाया तो बिल्कुल ऐसा लगा कि वो नींद से नहीं बल्कि बेहोशी से होश में आया है। मैं बाकी दोस्तों को भी आवाज दे रहा था लेकिन कोई भी नहीं उठ रहा था। मुझे डर था कि कहीं सर्दी में नींद के अंदर ही इनकी मौत ना हो जाए। मैंने उस दोस्त के साथ मिलकर खुश्क कोयले डाले और उनको दोबारा सुलगा लिया। कुछ देर बाद कमरा गर्म होने लगा और हम दोनों एक एक करके अपने दोस्तों को चेक करने लगे कि उनको उठाकर तो देखें कि उनकी कैसी हालत है। हम न जाने कितनी देर उस सर्दी में लेटे रहे थे। 2 दोस्त बेड पर लेटे हुए थे। हम दोनों ने जाकर उनको उठाना शुरू किया तो वो भी उठकर बैठ गए। हमारा 5वां दोस्त एक दूर सोफे पर लेटा हुआ था। हमने देखा
कि उसका सोफा अचानक हिलने लगा और इतना ज्यादा हिला कि वो दोस्त उठकर बैठ गया और ये समझकर के ज़लज़ला आ गया है, बाहर की तरफ भागने लगा। हमने उसे पकड़कर रोका और बताया कि ज़लज़ला नहीं आया है, बल्कि सिर्फ उसी का सोफा हिल रहा था, बाकी इस हट में कोई चीज नहीं हिल रही थी। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि किसी ने वो कोयले फिर बुझा दिए। मैं लाइट लेकर वहां पहुंचा तो फिर से उन कोयलों के ऊपर पानी पड़ा हुआ था। मैंने दोस्तों से कहा कि यहाँ काम खराब लग रहा है, या वो जन्नात जो हमारा पीछा कर रहे थे वो यहाँ पहुंच गए हैं, या फिर ये हट ही आसेब ज़दा है। बस मैंने अभी ये बात कही थी कि ये हट आसेब ज़दा लग रहा है, वो लाइट जो मेरे हाथ में थी एकदम से ऑफ हो गई। बस शाज़ैन मत पूछें कि उस वक्त हमारी क्या हालत थी। मैंने दोस्तों को आवाज़ लगाई कि बाहर गाड़ी की तरफ भागो। हम लोग उस हट से बाहर निकले। बाहर निकलकर हमने हट का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अगला मंजर जो दिल दहला देने वाला था कि वो हट का दरवाज़ा अंदर से बजने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर बंद है जो बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा था। हम जानते हैं कि जन्नात चीज़ों के आर पार हो जाते हैं और वो चीज़ जो अंदर मौजूद थी उसके लिए बाहर निकलना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मकसद सिर्फ हमें डराना ही लग रहा था। हम लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी को भगा दिया। चंद किलोमीटर दूर जाकर हमें एक ढाबा नजर आया जहां पर और भी गाड़ियां खड़ी थी। हमने वो पूरी रात उस ढाबे पर चाय पीते हुए गुजार दी और दिल ही दिल में हम सभी सोच रहे थे कि हम किस प्लानिंग से मरी आए थे कि सैर करेंगे, कैंपिंग करेंगे, और आते ही हम किन मुसीबतों में फंस गए। फिर हम सब दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि अब यहाँ मज़ीद रहना मुश्किल है और हम लोगों को सुबह होते ही वापस निकलना चाहिए। कुछ देर बाद ही सुबह हो गई और हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकल गए। मैं रास्ते में सोच रहा था कि अगर पिछली रात मेरी आंख ना खुलती और हम लोग सोते में ही मौत का शिकार हो जाते तो आज हम लोग जिंदा नहीं बल्कि हमारी लाशें कराची जा रही होती। हम सब दोस्तों ने पहली दफा मौत को इतने करीब से देखा था। वो रास्ता जो आते हुए बहुत खुशगवार था। हम कराची से लेकर इस्लामाबाद से मरी हंसते खेलते आ रहे थे, लेकिन वापसी पर हम सभी खामोश थे। हम बाहिफाजत कराची तो पहुंच गए, लेकिन उस वाक़ये ने हमारे दिल में इतना डर बिठा दिया कि उसके बाद हम पांचों में से आज तक कोई पहाड़ी इलाके में दोबारा नहीं गया। और आज जब भी हम 5 दोस्त मिलकर बैठते हैं तो उस औरत का तस्करा ज़रूर होता है कि आखिर वो औरत कौन थी और उसने अपने आप को जाहिर इसलिए किया था क्योंकि हमने वहाँ जाकर आग जला दी थी। लेकिन ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात शायद हमें कभी ना मिल सकें।